नमस्कार दोस्तों, YouTube के वैदिक एस्ट्रो वास्तु चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय कुमार जैन, आओ वास्तु सीखें, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि दोस्तों आपको विदित है कि हम वैदिक परंपरा से घर बैठे वास्तु सीखने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक 18 क्लासेस वास्तु की हो चुकी हैं और आप लोगों ने काफ़ी जानकारी वैदिक परंपरा से वास्तु के ऊपर प्राप्त कर ली है। दोस्तों, मेरे से कुछ वास्तु जिज्ञासुओं ने ये प्रश्न किया कि बीच में हमें ये बताने का कष्ट करें कि हम ये कैसे पता करें कि हमारे घर में कोई वास्तु दोष है या नहीं। ये कौन सा तरीका है बिना वास्तु पद विन्यास के और बिना किसी एक्सपर्ट वास्तु कंसल्टेंट की राय, क्या हम पता कर सकते हैं कि हमारे घर में कोई वास्तु दोष या हमारे भवन में कोई वास्तु दोष है? और यदि वास्तु दोष है तो कौन से वो साधारण उपाय हैं जिनके द्वारा बिना तोड़ फोड़ के हम ये प्रयास कर सकते हैं कि हमारे घर और हमारे भवन के वास्तु दोष दूर हो सके? तो दोस्तों, मेरा उत्तर है हाँ, आप पता कर सकते हैं कि आपके घर में वास्तु दोष हैं या नहीं है। मैं आपको ऐसे कुछ लक्षण बता रहा हूँ, यदि वो आपको दिखने लगे, ऐसे कुछ लक्षण जिनसे कि आप ये पता लगा सकते हैं कि जिस घर में आप रह रहे हैं उसमें वास्तु दोष है या नहीं, या यदि और अगर वास्तु दोष है तो उसको साधारण उपाय द्वारा बिना तोड़ फोड़ के कैसे दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आओ शुरू करते हैं कि कैसे पता करें कि आपके घर में वास्तु दोष है या नहीं। ऐसे कौन से कारण हैं, कौन से लक्षण हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमारे घर में वास्तु दोष उपलब्ध है या नहीं। देखिए, वास्तु दोष लक्षण बहुत साधारण से लक्षण है दोस्तों। पति पत्नी के आपसी संबंध तनावपूर्ण होना, घर का वातावरण हमेशा कलेशपूर्ण रहना, आपके ऐसी इच्छा करे कि घर में आने की इच्छा नहीं करे, आपको ऐसा लगे कि घर में आते ही मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं तो बाहर अपने दफ्तर में या अपने व्यवसाय स्थल पर ही ठीक था। यदि आपको घर में घुसते ही या घर में घुसने पर ऐसा अनुभव हो तो ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आपके घर में वास्तु दोष उपलब्ध है। घर के प्रत्येक सदस्य खींचा खींचा रहना, एक दूसरे से आपस में बात नहीं करना, घर का माहौल हंसी खुशी वाला नहीं होना, हंसमुख माहौल नहीं होना, घर का अच्छा माहौल नहीं होना, उन्नति में बाधाएं उत्पन्न होना। बहुत मेहनत करने के बाद भी आप सोचते हैं कि सब सदस्य घर के इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी हमारी उन्नति में बाधाएं आ रही। एक और मुख्य कारण, घर के सदस्यों को बुरे और डरावने से अपनाना। यदि ये है तो निश्चित जान लीजिए कि आपके घर में वास्तु दोष है और वो वास्तु दोष भी शल्य से संबंधित हो सकता है। दोस्तों, संतान की उत्पत्ति में उन्नति में बाधा होना, संतान की उन्नति नहीं हो पा रही है, व्यापार में निरंतर हानि घाटा या चलते व्यापार का बंद हो जाना या बंद होने के कगार पर होना, अचानक सरकारी विभागों से परेशानी आ जाना, बाधाओं का होना, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, कस्टम, एक्साइज विभाग में आपकी स्क्रूटनी आ जाना, आपको टैक्स जमा कराने की डिमांड भेज देना इन विभागों द्वारा। यदि ऐसा है और लगातार आ रही हैं, हर साल हर वर्ष ये रिपीट हो रहा है, या हर 2-3 वर्ष में आपकी फाइल स्क्रूटनी में आ जाती है, हर साल आपकी फाइल स्क्रूटनी में आ जाती है, इनकम टैक्स सेल टैक्स वाले कभी भी एक ही बार में आपकी फाइल क्लियर नहीं करते, तो निश्चित मानिए कि आपके भवन में, व्यवसाय स्थल पर या घर पर कोई ना कोई वास्तु दोष अवश्य है। अचानक दुर्घटनाओं का घटित होना, वाहन दुर्घटना, एक्सीडेंट्स, कोई और दुर्घटना, अकाल मृत्यु होना, रोग दुख दरिद्रता का निरंतर अनुभव, सब कुछ होते हुए भी आपके पास आपको ऐसा लगता है कि सुख शांति नहीं है, मेरे घर से रोग नहीं जा रहे हैं, दुख दरिद्र, कितना बहुत पैसा होने के बाद भी आपको लग रहा है कि दुख और दरिद्रता है। घर के एक या अधिक सदस्यों का जल्दी जल्दी बीमार होना, गंभीर व लाइलाज बीमारी होना, अस्पतालों के चक्कर लगाना, मतलब रुक ही नहीं रहा है। कभी कभार हो गया, किसी सदस्य को हो गया, वो कोई बात नहीं है, वो स्वाभाविक है, शरीर है तो रोग तो होगा ही,
लेकिन उसका बीमारी का लंबा चलना या एक के बाद एक करके घर के अन्य सदस्यों का सभी का बीमार पड़ना, बिना कारण अदालतों के चक्कर और मुकदमेबाजी। आप तो किसी से लड़ने जाते ही नहीं, लेकिन जबरदस्ती लोग आपके ऊपर मुकदमा करते हैं, आपको नोटिस देते हैं। यदि उपरोक्त में से कोई भी एक लक्षण अनुभव हो रहा है तो निश्चित ही भूखंड भवन में गंभीर वास्तु दोष हैं दोस्तों, ये मान लेना चाहिए। अब ये वास्तु दोष तो चलो हमने सोच लिया कि भाई ये वास्तु दोष है, लेकिन इसके लिए हमारे पास ना तो इतने साधन है कि हम तोड़ फोड़ करें, ना हमारे पास इतने किसी वास्तु कंसल्टेंट को बुलाएं, और ये फिर लंबा समय लगता है। तो इसके लिए क्या छोटे छोटे उपाय हैं दोस्तों, मैं उसकी चर्चा आज आपके साथ करूंगा, जिनको आप स्वयं कर सकते हैं। कोई तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं है और उससे निश्चित ही आपको जो है शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। तो लक्षण के आधार पर एक सामान्य नागरिक द्वारा, सामान्य जन द्वारा किए जाने वाले अत्यंत साधारण और सामान्य किंतु बहुत महत्वपूर्ण उपाय हैं दोस्तों। भूखंड और भवन में योग्य ब्राह्मण द्वारा वास्तु शांति करवाएं, ये बहुत आवश्यक है दोस्तों। हो सकता है आपने गृह प्रवेश के समय ना कराई हो, या किसी कारणवश रह गई हो, या आपको भवन में रहते हुए बहुत अधिक लंबा समय बीत गया हो, 10, 15, 20 साल बीत गए हो, तो आपको ये कार्य अवश्य कराना है। भूखंड और भवन में योग्य ब्राह्मण को बुलाइए, वास्तु शांति कराइए, यज्ञ कराइए, हवन कराइए। इससे वहाँ की ऊर्जा बहुत सात्विक होगी, ऊर्जा शुद्ध होगी और आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। सोते समय सिरहाना सदैव दक्षिण दिशा में रखें दोस्तों। घर और भवन, चाहे वो आपका व्यवसायिक स्थल हो चाहे घर हो, उसकी साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। नियमित रूप से झाड़ू लगाएं, साफ पानी का पोछा अवश्य लगाएं, रोज करना है ये काम। किसी भी सामान पर धूल मकड़ी के जाले आदि जमा ना होने। घर में या व्यवसायिक स्थल पर या आपकी फैक्ट्री में या आपके किसी भी भवन में, घर में अटाला, फालतू सामान, रद्दी आदि संग्रह ना करें, बिल्कुल संग्रह नहीं करनी है। हम रख लेते हैं ये सामान हमारे बाद में काम आएगा, पता चला 10 साल 20 साल तक आपने कभी वो सामान को काम लिया ही नहीं, उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ये सब नेगेटिव एनर्जी एक्यूमुलेट करते हैं दोस्तों। तो ये सामान घर में नहीं रखने, अटाला, फालतू सामान, रद्दी आदि संग्रह ना करें, इनको निरंतर आप जो है घर से डिस्पोज ऑफ करते रहें। घर के मध्य स्थान को जहां तक हो सके खाली रखें। वहां पर अगर खाली नहीं रख सकते तो कोई भारी सामान ना रखें। जूते, चप्पल, झूठन, कूड़ा, लोहे का भारी सामान आदि ना रखें। जूते, चप्पल, झूठन और कूड़ा तो बिल्कुल नहीं रखना है। घर में जितने भी सदस्य पढ़ने वाले हैं उनको कहें पढ़ते समय मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर रखें। घर के सभी सदस्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत अच्छे परिणाम मैंने देखे हैं दोस्तों, क्योंकि ये शुक्र ग्रह से संबंधित रेमेडी है। और ये शुक्र ग्रह आप सब जानते हैं सांसारिक सुखों का द्योतक है, परिचायक है। तो ये इस रेमेडी को आप ध्यान से सुने। घर के सभी सदस्य साफ सुथरे वस्त्र ही धारण करें। मैले, कुचैले, गंदे, फेडेड और कटे फटे वस्त्र किसी को भी धारण नहीं करने हैं, घर में किसी भी सदस्य को। इनकी साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। घर के मुख्य द्वार के सामने कोई रुकावट या बाधा ना हो। घर में कोई टूटा फूटा सामान नहीं रखना। टूटा फूटा फर्नीचर, अलमारी, किसी भी तरह का कोई भी टूटा फूटा सामान, टूटे फूटे बर्तन, कोई भी घर में नहीं। टूटी हुई बाल्टियां, टब, कुछ भी घर में नहीं रहना चाहिए दोस्तों। इन सबको डिस्पोज ऑफ करते हैं। मुख्य द्वार, फर्नीचर आदि पर काले, ग्रे, सलेटी अथवा चटक लाल रंग का प्रयोग ना करें। घर की दीवार में कहीं भी या भवन की दीवार में कोई क्रैक, टूट फूट, उकड़ा प्लास्टर आदि ना हो। अगर है तो उसे ठीक करा लीजिए, उस पर रंग रोगन और पुताई करा लीजिए दोस्तों। और घर के मुख्य द्वार को मंगल कलश, स्वास्तिक व ओम से अलंकृत करें। प्रतिदिन यदि संभव हो तो घर या भवन में मधुर संगीत अवश्य लगाएं। घर में, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट उपाय है दोस्तों, घर में पूजा स्थान पर प्रतिदिन शुद्ध घी का दीपक जलाएं। चांदी का छोटे कलश अथवा स्वर्ण कलश अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उसमें रखे जल और उसके जल का प्रतिदिन घर में या भवन में छिड़काव करें।
एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, घर के किसी भी नल से निरंतर पानी नहीं टपकना चाहिए दोस्तों। आपको विशेष ये ध्यान रखना है कि चाहे घर हो या कोई भी भवन हो, या ध्यान रखना है आपको कि चाहे आपका घर हो, चाहे व्यवसाय स्थल हो या कोई भी भवन हो, उसको साफ सुथरा रखना है, सामान व्यवस्थित हो, इधर उधर बिखरा ना पड़ा हो, पर्दे, पायदान, सोफे आदि के कवर नियमित रूप से धुलवाते हो, उनकी सफाई नियमित रूप से होती है, इसका विशेष ध्यान रखना। शयन कक्ष में साफ सुथरे धुले हुए बिना घिसे कटे फटे बिस्तर का प्रयोग करें। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, टूटा फूटा फर्नीचर घर में रखना नहीं है। सभी कक्षों, रसोई आदि में स्वच्छ वायु व समुचित प्रकाश की व्यवस्था हो, इसका भी विशेष ध्यान रखना है। घर की नालियां, वॉश बेसिन, किचन, सिंक के ड्रेनेज पाइप आदि नियमित रूप से साफ करें दोस्तों। उनमें ड्रेनेज डालें, उनमें किसी भी जो क्लीनिंग एजेंट है उसमें डाल करके उसको नियमित रूप से साफ करना अपनी एक आदत बना लीजिए दोस्तों। घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं दोस्तों। ये मैंने कुछ आपको सामान्य किंतु ये बहुत महत्वपूर्ण उपाय हैं। ये छोटे छोटे उपाय यदि आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जो वास्तु दोष के हिसाब से लक्षण दिख रहे थे वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे और आपका जीवन सुख और समृद्धि की ओर बढ़ेगा। इसके अलावा लोग सामान्य उपाय करने के बाद भी कठिनाइयां अनुभव हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जरूरी नहीं है कि अगर उसमें आपके वास्तु दोष ऐसे हैं जो बहुत गंभीर हैं, जिनमें आपके मर्म स्थान और अति मर्म स्थान पीड़ित हैं, या आपके भूखंड में शल्य दोष है जो कि हमने उससे पहले पूर्ण नहीं किया भवन निर्माण से पहले, तो कुछ वास्तु दोष जो बहुत गंभीर वास्तु दोष हैं, यदि उनसे आपका भूखंड या भवन दोष युक्त है तो आपको इन छोटे छोटे उपायों से बहुत कम आराम मिलेगा, बहुत कम आपको जो है शुभ फल प्राप्त होंगे। तो ऐसे अगर वास्तु दोष गंभीर वास्तु दोष हैं तो आपको वास्तु दोष निर्धारण और निवारण हेतु किसी योग्य वास्तु विशेषज्ञ से परामर्श लें। और वास्तु विशेषज्ञ सर्वप्रथम भूखंड और भवन में निम्न जो मैं बता रहा हूं आपको मुख्य व गंभीर वास्तु दोषों का निर्धारण करें। क्या कौन से हैं ये देखें कि भूखंड में 4 ही कोने हों तथा चारों कोणों समकोण पर हों, 90 डिग्री के हों। बार बार चर्चा कर रहे हैं हम इसकी। मर्म स्थान, अति मर्म स्थान का शोधन मतलब उनको ज्ञात करना, मर्म स्थान और अति मर्म स्थान को ज्ञात करना और उनका पीड़ित ना होना सुनिश्चित करना। मुख्य द्वार सही स्थान पर होना, ये वास्तु के प्रावधानों और नियमों की रीढ़ है दोस्तों। मुख्य द्वार मैंने अपने 20 साल के व्यक्तिगत अनुभव में ये पाया है कि जिस भूखंड, भवन और घर का मुख्य द्वार वास्तु वैदिक परंपरा की वास्तु द्वार योजना के अनुसार सही स्थान पर होता है, उसमें 70 से 80% तो वास्तु दोष अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। तो ये सही स्थान पर हो, इसका निर्धारण कैसे करना है, इसका जब हम द्वार योजना पर आएंगे तब चर्चा करेंगे। शल्य दोष निर्धारण, जैसे मैंने बताया, यदि बुरे स्वप्न आ रहे हैं तो शल्य दोष हो सकता है, उसका निराकरण कैसे हो। ब्रह्म स्थान निर्धारण तथा ब्रह्म स्थान का पीड़ित ना होना। अगर ब्रह्म स्थान भी पीड़ित है तो ब्रह्म स्थान को अगर पीड़ित है और ब्रह्म स्थान में कोई दोष है तो सारे वास्तुवेत्ता जितने हैं हमारे वास्तु के 18 आचार्य, उन्होंने तो इसे सर्वनाश का कारण बताया है दोस्तों, ब्रह्म स्थान यदि पीड़ित है तो। ब्रह्म स्थान का निर्धारण ये एक कठिन और दुष्कर कार्य है, जैसा कि आपने देखा। अभी तो आपको समझ में आ गया होगा, जब हमने वास्तु पद विन्यास किया और 9 पदों का निर्धारण किया तो आप आसानी से ब्रह्म स्थान का निर्धारण कर सकते हैं। तो उसका पीड़ित ना होना, शयन कक्ष, रसोई, टॉयलेट, बेसमेंट आदि का परीक्षण करना और क्या दोष निर्धारण करना कि क्या उनमें कोई दोष तो नहीं है। भूमिगत जल साधन यानी कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक, बोरिंग, सेप्टर टैंक और ओवरहेड वाटर टैंक आदि का परीक्षण और दोष निर्धारण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि जल ऊर्जा आप जानते हैं कि जल ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है और ये उस भवन में निवास करने वाले प्राणियों को बहुत अधिक प्रभावित करती है। तो इसमें भी कोई दोष नहीं होना चाहिए। भूखंड भवन के आसपास के वातावरण का निरीक्षण और दोष निर्धारण। भूखंड चयन की
बारे में चर्चा की थी, उस समय मैंने आपको ये बताया था कि भूखंड चयन के समय को भूखंड के चारों ओर घूमकर आना है और उसके वातावरण का विचार करना है और उनको दृष्टिगत रखते हुए ही भूखंड का चयन करना है। तो इस प्रकार से आज हमने ये चर्चा की। बहुत सारे व्यूअर्स की मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि कुछ ऐसे छोटे छोटे वीडियोस भी बनाए जाएं और ये बताया जाए कि कैसे हम जो है अपने भवन या घर में वास्तु दोष है या नहीं इसका पता कर सकते हैं, और कुछ छोटे छोटे उपाय भी बताए जाएं जिससे कि बिना तोड़फोड़ के उन वास्तु दोषों को दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरी ये वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।